आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा श्रीमान जी। और वैसे ऑफिशियल लेक्चर हमारा 209 है और सब्जेक्ट है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड। और टॉपिक है हमारा, धारा है सेक्शन 10 और टॉपिक का नाम है रेस सब जुडाइस। दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडाइस। तो आज हम स्टडी करते हैं रेस सब जुडाइस की। और अब हमने ये विचार बनाया कि एक एक उसको एक ही लेक्चर में रखा जाएगा। तो आज रेस सब जुडिकेटा, इसे रेस सब जुडाइस भी बोल देते हैं, रेस जुडिकेटा, और हिंदी में से कहते हैं विचाराधीन न्याय। विचाराधीन अर्थात पेंडिंग, न्याय से मतलब क्या समझे? न्याय से मतलब न्याय अर्थात मुकदमा, विचाराधीन मुकदमा, इसे ऐसे ले लें इसकी हिंदी। धारा 10 इस बारे में सीआरपीसी की, देखिए इस समय में अभी कुछ धाराएं बताऊंगा और फिर आपको ऑर्डर बताना चालू करूंगा। कोई ऑर्डर के साथ साथ फिर धाराएं उसमें एंट्री करते चलेंगे, कैसे करना है तो इजी रहेगा। लेकिन कुछ धाराएं ऐसी हैं जो बताना जरूरी है। तो यह है, इसके बारे में सेक्शन 10 में दिया गया है। सेक्शन 10 को मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूं और सेक्शन 10 आपके थोड़ा सा पहले एक्ट से देख लेते हैं। एक्ट क्या कहता है? ये बेयर एक्ट है, ये बेयर एक्ट है सीआरपीसी का। इसमें से मैं पहले आपको सेक्शन 10 पढ़ने की कोशिश करूंगा, फिर इसे एक्सप्लेन करूंगा। आप ये देखना आपके इसमें कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter is also directly or subsequently in issue in a previously instituted suit between the same parties। एक गौर से सुने, मैं समझता हूं बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। और between parties under whom they are any of them claiming litigating under the same title where such suit is pending in same or any other court in India have jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continue by the central government or having like jurisdiction before the Supreme Court। explanation और पढ़ देता हूं। The pendency of a suit in a foreign court does not preclude the court in India from trying a suit founded on the same cause of action। यहां नंबर एक बात तो मैं कह दूं आपको, जिसे पढ़ने के बाद मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूं, वैसे निष्कर्ष पे तो बहुत दिन पहले पढ़ लिया है, निष्कर्ष तो पहले ही था, ये आपको बताने के लिए निष्कर्ष है। दिस प्रिंसिपल इज फॉर ओनली This principle is for only civil rules। क्रिमिनल रूल्स में हमारे यहां डबल जियोपार्डी का सिद्धांत है, जियोपार्डी का प्रिंसिपल लगता है। तो वहां जियोपार्डी वाला क्रिमिनल, एक तो ये क्रिमिनल लॉ पर लागू नहीं होता, ये सिविल लॉ का नियम है, तो इसे सिविल तक ही सीमित रखें आप। अब जैसा मैं एक बार हिंदी में और पढ़ता हूं आपको ताकि क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको पूर्ण रूप से इसे एक्सप्लेन करूंगा ये क्या कहना चाहता है। हमारी बुक में इन्होंने तो ये जो विचाराधीन न्याय जो वर्ड दिया है, ये और जो न्यायालय में वर्ड दिया जाता है, देखिए इसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले सेक्शन 10 क्या कहता?
स्टे ऑफ सूट, वर्ड यूज किया है ना, स्टे ऑफ सूट, अर्थात कार्रवाई को रोक दो, कार्रवाई रोक दो। हिंदी में पढ़ते हैं जरा सा, वाद का रोक दिया जाना। किन परिस्थितियों में वाद को रोक दिया जाएगा, जरा सुने। वाद जब भी वर्ड यूज होता है वो सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए यूज होता है, सूट भी सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए, क्रिमिनल के लिए परिवाद होता है। वाद जब भी है ये इसके लिए। कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में उसमें विवाद्य विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच में जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्ष और सार्थ्य विवाद है, आगे कार्रवाई नहीं करेगा, जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत में किसी अन्य ऐसे न्यायालय में जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारता रखता है, या भारत की सीमाओं से परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है और वैसे ही अधिकारता रखता है या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। स्पष्टीकरण, विदेशी न्यायालयों में किसी वाद का लंबित होना उसी वाद हेतु पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत के न्यायालयों को प्रतिवर्तित करना है, प्रवारित करना है। अब सरल हिंदी में समझो साहब आप, यदि कोई मुकदमा उन्हीं पक्षकारों पे और सेम कॉज ऑफ एक्शन अर्थात झगड़े का या विवाद का एक ही कारण है और एक न्यायालय उसको डिसाइड कर सकता है, यदि ये मुकदमा एक बार डला हुआ है तो वो पक्षकार दूसरे न्यायालय में उन्हीं आधारों पर वही पक्षकार या उनके रिश्तेदार या पैरोकार उन्हीं फैक्ट्स पर नया मुकदमा नहीं लाएंगे। दिस इज द क्वेश्चन। तो यहां क्या है, ये लग काय पर है, पिछले वाले मुकदमे में पहले वाला मुकदमा तो डाला जा सकता है, दूसरा वाला नहीं डाला जा सकता। कहने का मतलब यह है, यदि किसी बात पर कोई एक मुकदमा पहले से ही किसी न्यायालय में हिंदुस्तान के दायर है उन्हीं पार्टीज में, तो दूसरा मुकदमा नहीं डाला जाएगा बस। अर्थात जो सेकेंडरी मुकदमा है, पश्चातवर्ती मुकदमा है, वो रोक दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस बात को कब उठाया जाए। इस बात को स्टार्टिंग में ही उठाना चाहिए। और न्यायालय में कैसे सिद्ध होगा, तो वो जो वाद पहले डला हुआ है उसकी प्रति न्यायालय में लगा दे, सेकंड वाले में, देखिए सर ये मुकदमा चल रहा है। और जब एक मुकदमा चल रहा है तो दो दो मुकदमे चलाने से क्या फायदा। अब ये क्यों किया जाता है इस तरीके, तो क्या है, न्यायालय सेक्शन 10 के तहत उसको प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देगा। यहां जो वर्ड यूज किया 10 में, वो स्टे ऑफ सूट वर्ड यूज किया। देखो मैं पढ़ता हूं इसमें, स्टे ऑफ सूट अर्थात वाद को रोक देना। अगर एक वाद पहले से ही है तो दूसरा पश्चातवर्ती वाद जो है, जो सेकेंडरी डाला गया है, वो रोक दिया जाएगा यदि पार्टीज एक हैं। अब मैं इसकी डिटेल में खाका करता हूं, तोड़ता हूं सेक्शन को सारे को, फिर आपको एक एक करके सेक्शन करता हूं। नंबर 1, हमने इसको 0.5 बांटा है। धारा 10 के लागू होने की शर्तें। पश्चातवर्ती मुकदमा, मैं सरल कर देता हूं थोड़ा सा और आपके लिए। बाद वाला मुकदमा जिसकी कार्रवाई को स्टे किया जाना है अर्थात रोका जाना है या रोकना है, कि विषय वस्तु का जो पहले मुकदमा डाला गया है दोनों की विषय वस्तु समान होनी चाहिए। नंबर 1 कंडीशन इसकी यह है कि फर्स्ट कंडीशन तो यह है उनका सब्जेक्ट मैटर
और क्वेश्चन इन डिस्प्यूट विषय वस्तु एक ही होनी चाहिए। नंबर 2, दोनों पक्षकार दोनों वाद, पहले मुकदमा जो डाला वो और दूसरा मुकदमा जो डाला वो एक ही पक्षकार या उनके पक्षकारों के बीच होना चाहिए, या तो पक्षकार होने चाहिए या उनके एजेंटों के बीच होना चाहिए। ऐसे पक्षकारों का दोनों वादों में एक ही हक, ओनली वन टाइटल, एक ही हक के अधीन मुकदमेबाजी करना आवश्यक है। यह सेक्शन तभी एप्लीकेबल हो सकता है जबकि उनके बीच में केवल और केवल एक ही टाइटल है, एक ही हक का मुकदमा है, अर्थात बात और विषय वस्तु सेम है, एक ही हक है, एक ही बात मांगी जा रही है। थर्ड बात, वह न्यायालय जिसमें पूर्व का वाद ऑलरेडी पेंडिंग है, दाखिल है, लंबित है, पेंडिंग है, आप यहां मीनिंग ले पेंडिंग है, लंबित है, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए केस को डिसाइड करने वाली। ये सबसे बड़ी बात यही है कि जिस केस कोर्ट में मुकदमा डला हुआ है पहले वाला, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, निर्णय करने लायक होनी चाहिए। तभी ये लागू होगा। आगे की लाइन पढ़ूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। अर्थात जिस कोर्ट में मुकदमा पहले वाला पड़ा हुआ है वो कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द केस होनी चाहिए। अर्थात जो अनुतोष दूसरा वाला न्यायालय दे सकता है जिसमें बाद में मुकदमा डाला है, पहले वाला भी उसे देने की पावर रखता हो, तब लागू हो सकता है। अगर दोनों में अलग अलग पावर्स की बात है तो उस पर लागू नहीं होता। ये पहले नियम ये है। नंबर 5 इसकी कंडीशन है, पहले दाखिल वाद उसी न्यायालय में जिसमें वाद लाया गया था। पहला वाद उसी न्यायालय में हो जिसमें कि न्यायालय में लाया गया दूसरा वाद, या भारत के किसी भी अन्य न्यायालय में हो, या भारत की सीमाओं के बाहर किसी न्यायालय में हो जिसको स्थापना इंडियन केंद्र सरकार द्वारा की गई, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने केस पेंडिंग। अगर केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने पेंडिंग है तो वाद आप दूसरी जगह नहीं ला सकते, उन्हीं फैक्ट्स पर आधारित विषय वस्तु पर। तो ये थी 5 कंडीशन जहां पर ये प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 10 जिसे कहते हैं रेस जुडिकेटा। अब आप ये कहेंगे ये रेस जुडिकेटा शब्द कहां से आ गया भाई साहब, जब इसमें तो लिखा है यार रेस सब जुडाइस कहां से आ गया, सॉरी रेस जुडिकेटा कह गया मैं गलती, रेस सब जुडाइस कहां से आ गया। ये जो है रेस एक्चुअली क्या है, ये दोनों नाम एक से हैं, एक है रेस जुडिकेटा और एक है रेस सब जुडाइस। ये है रेस सब जुडाइस, रेस जुडिकेटा आगे आएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। ये मेरा है रेस सब जुडाइस का चैप्टर है, क्योंकि कई बार इनके नाम एक से। ये हमारे जो लॉ है उसके अंदर जो वर्ड यूज किया हमने स्टे वर्ड यूज किया, स्टे ऑफ सूट। एक्चुअली क्या है, ये जो लोग विद्वान होते हैं वो थीसिस वगैरह लिखते हैं तो पूरी हिस्ट्री ढूंढते हैं कि कहां से ये शब्द आया, कैसे आया। तो ये शब्द भी जो है कहीं मतलब किसी ऐसे लैटिन वगैरह में से या फ्रेंच लैटिन में से निकलते हैं ये सब। इस तरीके से ये शब्दों को यूज कर लेते हैं जो ये पीएचडी वगैरह करने वाले होते हैं, ये बड़ी थीसिस लिखते हैं। लेकिन कोर्ट में जो है जो लैंग्वेज हमारी इसमें दी हुई है एक्ट में, बियर एक्ट में, हम उस लैंग्वेज पर ज्यादा रिलाई करते हैं। ये तो हम आपको एक्सप्लेन करने की वजह से इन शब्दों को यूज कर लेते हैं, लेकिन यहां स्टे ऑफ सूट से है। लेकिन अगर आप ज्यादा एडवोकेट्स में बैठेंगे, इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल लोगों में बैठेंगे तो वो रेस सब जुडाइस की बात करेंगे।
इस रेस सब्जुडाइज के लिए जैसे है ना, एक टर्मिनोलॉजी होती है जो डॉक्टरों में अपनी फील्ड की होती है, ऐसी एडवोकेट्स के अंदर होती है, कोर्ट के अंदर होती है। तो वहां अधिकतर जो है कि रेस सब्जुडिकेटा और एग्जामिनेशन में रेस सब्जुडिकेट चलते हैं। और लेकिन जो लैंग्वेज इसकी को एक्ट की है, बेयर एक्ट की है, वो स्टे ऑफ सूट की बात करता है। भी बातें एक ही हैं। यहां मैं आपको एक स्पष्टीकरण कर देना चाहूंगा। यहां वाद शब्द में, सूट में अपीलें भी शामिल है इस सेक्शन के लिए। अर्थात अगर मामला कोर्ट ने डिसाइड कर दिया और अपील में चला गया है और फिर एक नया ले आए, तो यह गलत है। उच्चतम न्यायालय AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट 1952 पेज पर क्या लिखते हैं जरा देखें। इंडियन बैंक बनाम महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के केस में आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है? रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ रेस सब्जुडाइज अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड। एक्चुअली क्या, हमारे दिमाग में भी कई किताबें घूमती रहती हैं। पक्षकार वही हैं, अर्थात पक्षकार समान है, तब सेक्शन 10 लागू होता है। नंबर 2, मुकदमा एक ही हक के लिए है तब लागू होता है। रिमेडी एक ही मांगी गई है तब लागू होता है। तथा न्यायालय उसी क्षेत्राधिकार को डील करते हैं दोनों, तब ये प्रिंसिपल ऑफ रेस सब्जुडाइज लागू होता है। कई बार मेरे दिमाग से वही, क्योंकि ये ऐसे है ना, दोनों का वर्ड वही है। मुझे ये स्टे याद वर्ड है, मुझे ये स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स याद है। इसके लिए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट कहता है, उन वादों में न्यायालय सुनवाई नहीं करेगा जिसमें विषय प्रत्यक्ष या सारवान रूप से पूर्व में दाखिल मुकदमे जैसा ही है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि दूसरा मुकदमा डाला जाता है तो उसमें सुनवाई नहीं होगी यदि पहले जो मुकदमा डाला हुआ है उसके अंदर वही कॉज ऑफ एक्शन है और पार्टी सेम है। तो ये तो रहा सेक्शन 10 पे माननीय उच्चतम न्यायालय का विचार। देखिए, मैं आपको उच्चतम न्यायालय ही क्यों बताता हूं। उच्चतम न्यायालय की साइटेशंस ऑल ओवर इंडिया लागू होती है और उच्च न्यायालयों के कई बार इस पर कॉन्ट्राडिक्टिव व्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टूडेंट को वो बात पता लगनी चाहिए जो सर्वमान्य है, तथा जिसको सर्वोच्च न्यायालय मान्यता देता है। कंट्राडिक्टिव व्यू होने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय की आपको साइटेशन पेश करता हूं। इसके लिए कुछ विशेष बातें जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। धारा, देखो, दो बातें समझनी सीखो आप। कुछ चीजें होती है मैंडेटरी, जहां अंग्रेजी में वर्ड शैल यूज होता है। जब भी अंग्रेजी के अंदर शैल वर्ड यूज होता है, किसी भी एक्ट को, कोई भी इंडिया का कोई भी एक्ट बने और उसमें लैंग्वेज में शैल वर्ड यूज होता है, तो उसका मतलब होता है कि डायरेक्शन दी जा रही है। यहां जो वर्ड यूज हुआ, मैं आप जरा से एक बार पढ़ता हूं इसको। नो कोर्ट शैल प्रोसीड, इट इज मीन्स क्लियर कट डायरेक्शन, बिल्कुल सीधी आज्ञा है। कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें, यहां भी आज्ञापक है, मैंडेटरी है, अर्थात जो कहा गया है आपको मानना होगा न्यायालय को, यह कहता है संसद हमारा। और संसद क्या है? एक्ट है, संसद ही संसद बनाती है। तो सबसे पहली बात, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 are mandatory provision of law. It should be obeyed.
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये धारा आपको मुकदमा दायर करने से नहीं रोकती। ये धारा आपको मुकदमा दायर से करने से नहीं रोकती, बल्कि मुकदमे का ट्रायल को रोकती है। ये धारा सेक्शन 10 मुकदमा दाखिल करने को मना नहीं करता। मुकदमा तो दाखिल कर सकते हो, पता कब लगेगा? जब मुकदमा पढ़ा जाएगा, जब पढ़ के ज्ञान में आ जाए, जब पढ़कर ज्ञान में आ जाए, आएगा, पार्टी उठाएंगी भाई, जिनके बीच में डाल ले वो पार्टी तो रेस करेगी। तब अर्थात मुकदमा डालने को मना नहीं करता, बल्कि मुकदमे के जजमेंट को मना करता है, मुकदमे की पेंडेंसी को मना करता है सेक्शन नंबर 3। इसकी बात, इस धारा की बात वाद के ट्रायल को मना करती है, बाद वाले मुकदमे के विचारण को मना करती है। नंबर 4 इसकी बात, धारा 10 में यदि कोई निर्णय किसी पक्षकार की प्रार्थना पत्र पर अगर कोर्ट कर सकती है, तो वो उसके खिलाफ रिवीजन कर सकता है, अपील नहीं, रिवीजन कर सकता है। हो सकता है गलत निर्णय करा लिया हो आपने, मिसलीड कर लिया हो कोर्ट को, तो उसकी निगरानी हो सकती है, अर्थात कोर्ट उस पर विचार कर सकती है। तो ये एक चौथी कंडीशन थी। एक 5वीं कंडीशन और बताऊंगा मैं अभी। अगर ऐसा निर्णय जजमेंट कर दिया जाता है, तो इसमें पारित डिग्री अकृत नहीं होती, अर्थात नल नहीं होती। अगर ऐसा निर्णय पारित कर दिया जाता है और पार्टी ने क्वेश्चन जज के सामने नहीं उठाया, जज साहब के, देखिए कहीं कोई शब्द, देखिए पढ़ाने में कई बार क्या होता है, जब हम न्यायालय में खड़े होते हैं तो जज साहब कहते हैं, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मुंह से निकल जाए, वो मानसिक नहीं है, वैसे तो हम हजूर सलाम जय हिंद जनाब ऐसे करते हैं, लेकिन न्यायालय का सम्मान करना हमारा सबका फर्ज भी है। लेकिन कई बार शब्द निकल जाते हैं, क्योंकि आदमी फ्री होकर काम करता है, तो कई बार अगर ऐसा न्यायालय के प्रति हमारे ऐसे शब्द निकल जाएं, मतलब जो उचित ना हो, तो हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो ये अकृत होती है, अर्थात नल होती है, नल नहीं होती, सॉरी, नल नहीं होती। छठी बात इसकी, अर्थात उसको निष्पादित किया जाता है, एग्जीक्यूशन हो सकता है उस ऑर्डर का। अब हो ही गया तो क्या किया जाए? मान लो पहले वाले मुकदमे में नहीं हुआ और दूसरे में हो गया, और पार्टीज ने उठाया नहीं, तो क्या करें? इसीलिए कहा गया कि पहले उठाओ भैया। अगर ऐसी कोई बात है तो तुरंत कोर्ट को इन्फॉर्म करनी चाहिए, जिसमें पहले मुकदमा पड़ा हुआ है, या दूसरी में डला है तो दूसरी वाली को बताओ, जनाब ये क्या हो रहा है, क्योंकि दूसरी वाली ने तो रोकना है, पहली में तो पड़ा हुआ है, दूसरी में रोकना है। इस धारा के प्रोविजंस प्रोसीजरल है, यह धारा प्रोसीजर को बताती है, अर्थात इसके जो प्रोविजंस है, कुछ लोग पार्टीज इसको त्याग भी कर सकती हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जज साहब को बताएंगे नहीं तो उनके दिमाग में तो ऐसा आ नहीं रहा। मान लो एक मुकदमा आपने मेरठ में डाल रखा है, एक दिल्ली में डाल रखा है, जुडिशियल अलग है, पार्टीज बताती नहीं है, तो जज साहब को कैसे निर्णय आएगा? तो ये प्रोसीजरल लॉ है, और इसका अभित्याग भी किया जा सकता है। नंबर 7 बात यहां बताऊंगा, व्हाट डू यू मीन बाय विचारणा, अर्थात ट्रायल। ट्रायल के अंदर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड आर्गूमेंट, ये तीनों चीजें शामिल होती है। हिंदी में बताता हूं, गवाहों की परीक्षा, दस्तावेजों को पेश किया जाना और बहस, ये तीनों चीजें विचारण में शामिल होती हैं। देखिए एक बात बताता हूं, अगर आप एक एक सीढ़ी चढ़े मेरे साथ, एक एक लेक्चर सुना, अब मैंने ये कसम खा ली है, चाहे मैं लेक्चर 20 मिनट का बनाऊं चाहे 30 मिनट का, एक लेक्चर में कोशिश ये करूंगा कि एक टॉपिक पूरा करूं, अगर नहीं करा तो दूसरे में करूं, लेकिन
एक लेक्चर में 2 टॉपिक नहीं रखूंगा, उससे क्या होता, स्टूडेंट परेशानी होती है। तो मैं चाहता हूं एक दिन जब सिखाया जाए तो एक ही बात सिखाई जाए आपको। 51 बातें 51 दिन में सिखा लेंगे भाई। इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूँ, इसमें सबसे ये उन्होंने अभी तक जितने एक्ट बनाए हैं, कोई भी एक्ट मेरा 30 या 35 वीडियो से 25-30 से वीडियो से नहीं जाता। हिंदू लॉ है वो 10-15 वीडियो में खत्म हो जाएगा, मुस्लिम लॉ है वो 15-20 वीडियो में हो गया। मुझे सबसे ज्यादा लगा इंडियन एविडेंस में, एक्ट में वीडियो बन रही है, और एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसे कहते हैं, और भारतीय दंड संहिता, इनमें ज्यादा वीडियो है। और मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी बनाया, वो भी 25-30 पे ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा लेगा। ये आपको एक बात बताऊं, ये कैसा लॉ है सीपीसी का जो समझ में नहीं आता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट भी ऐसा, लेकिन मैं समझता हूं यदि आपने प्यार से अपने बहुमूल्य समय 30 मिनट जो मेरे हैं, ये जो मैं लेता हूं आपके, अगर आपने दिए तो शायद आप बहुत कुछ आपका ज्ञान वर्धन होगा। वैसे तो क्या हो सकता है मैं नहीं कह सकता, मैं तो यही कह सकता हूं कि मैंने इन किताबों के मार्फत ही अपनी पूरी जिंदगी काटी है। वकालत सिर्फ आय का ही धंधा नहीं होता है, वकालत एक सेवा है, जैसे डॉक्टरी पेशा है ना, सेवा है। पहले इन प्रोफेशंस को जो करते थे बहुत रॉयल फैमिली से आया करते थे लोग, पैसा कमाने के लिए नहीं करते थे, पैसा इसमें गौण है, पर लोगों की सेवा, निर्दोष लोगों की सेवा, उनके राइटों को एस्टेब्लिश कराने की कोशिश करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, लोग डॉक्टरी और एडवोकेसी में पैसा ढूंढते हैं, या सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। पहले ये काम शोहरत के लिए हुआ करते थे, पर सेवा का काम था ये। इसीलिए आपने देखा होगा जब पहली बार हमारी संसद बनी तो मैक्सिमम एडवोकेट्स ही संसद में आके बैठे, क्योंकि एक सेवा का धंधा था ये वकालत, रोटी खाने का नहीं था। इसमें वो लोग आया करते थे जिनकी बैकबोन मजबूत हुआ करती थी, परिवारों से खेती बाड़ी ज्यादा होती थी, और अपने प्रोफेशन में इज्जत कमाने के लिए और लोगों की सेवा के भाव से आया करते थे। समय बदल गया है, अब सेवा गौण हो गई है, पहले सेवा प्रमुख थी। आदमी के खर्चे भी बढ़ गए हैं, मैं ही नहीं कहता, लेकिन बहुत कारगर एक्ट है आपका, बहुत कारगर है। मैं तो लॉ ही एक मैं अब तो खैर मेरा टाइम हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं, बहुत जरूरी है आना। और एक बात देखो, एक बहस करना आना, और जज साहब से बहस करते वक्त उनके सम्मान इतना जबरदस्त होना चाहिए, इतना ज्यादा सम्मान करें आपको। एक अच्छे वकील की खासियत होती है कि वो जज साहब का जितना ज्यादा सम्मान कर सकता है उतना ज्यादा करना चाहिए। न्यायपालिका जितनी अच्छी ईमानदार होगी, राष्ट्र उतना ही ज्यादा सबल बनेगा। न्यायपालिका जितनी खराब होगी, राष्ट्र में उतनी ज्यादा अराजकता होगी। इसलिए एक मजबूत न्यायपालिका और रेस्पेक्टेबल न्यायपालिका के होना और उसका ईमानदार होना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे चलते हैं सर, कहाँ कभी कभी लज जाते हैं, खैर ये भी जरूरी है, आपको टॉपिक से थोड़ा हटा के दिमाग को रिलैक्स करना होता है। 3 मिनट बाकी और चैप्टर भी खत्म सा समझो। इस धारा में वाद में दाखिल वाद को स्टे किया जाता है। इस धारा के अंदर जो बाद में मुकदमा दायर किया गया है उसको स्टे किया जाता है।
पहले वाले को नहीं, क्योंकि वो तो प्रोग्रेस कर चुका है। सेकंड वाले में प्रोग्रेस हो रही है, उसकी प्रोग्रेस रोकी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन यदि पार्टीज के बीच में आपराधिक मामला है पहले से कोई, तो सिविल सूट पर कोई इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता। आपराधिक मामला यदि आपस में पार्टीज का है तो स्टे नहीं होगा, यह केवल सिविल प्रोसीडिंग्स में ही स्टे होगा। यह भी सोचें, एप्लीकेबिलिटी है ये। न्यायालय, सिविल न्यायालय को 151 में इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं। जब मामला इस सेक्शन से रिलेटेड होगा तो न्यायालय अपनी उन इनहेरेंट पावर जो सेक्शन 151 में दी गई हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि धारा 10 सीपीसी की ही पावर्स का यूज करेगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 10? नंबर 1, वाद बहुलता को रोकना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस को रोकना। अर्थात कोर्ट में अंबार नहीं लगाना, तुम पे पैसा दो इसका मतलब नहीं भीड़ लगा दोगे कोर्ट के अंदर। नंबर 2, कानून की बाध्यता द्वारा फालतू फंड की चीजों को रोको। अनावश्यक व्यय को रोकना, पैसा ही खराब होगा। और सबसे बड़ा, न्यायालय का कीमती टाइम। भाई न्यायालय भी तो बैठता है, आता है, उसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, उसकी व्यवस्था है, उसकी तनख्वाहें हैं, सब कुछ है, पैसा लगता है, सरकार पैसा देती है इन सबके लिए। अब जो जिस चीज के लिए न्यायालय को एक बात को डिसाइड करने के लिए, और एक बात 4 जगह चलेगी बात, तो तुम पे पैसा हो तो तुम तो 4 जगह मुकदमा चला लोगे। पार्टियों का पैसा भी खर्च होता है। इस चीज को भी रोकने के लिए, फालतू फंड के व्यय को रोकने के लिए भी यह नियम बनाया गया। सरकारी न्याय अधिकारियों का समय भी बचाना है। देखिए, हम एनर्जी उस चीज में, अगर एक न्यायिक अधिकारी की एनर्जी उस काम में लगे जो जरूरी है तो ठीक है, लेकिन फालतू फंड के काम में थोड़े लगानी है उनकी एनर्जी। उनकी एनर्जी बेकार की एनर्जी नहीं है जो उसे जाया कर दिया जाए। एक कहावत है ना, कुछ लोग एनर्जी युद्ध में लगाते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रक्शन में लगाते हैं, और कुछ लोग प्रोग्रेस में लगाते हैं। तो हमें प्रोग्रेस में लगाना है देश की में, ना कि डिस्ट्रक्शन में। कम से कम मुकदमेबाजी हो, यह भी इस नियम का, इस धारा का उद्देश्य है। आज मैंने आप लोगों को द प्रिंसिपल ऑफ रेस सबजुडाइस, अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नमस्कार, जय हिंद।